Good morning, students. Welcome to the new class, class 11. I hope in this class you will learn many things and also you will be able to score good marks in your respective subjects. Today, I will start the first chapter from your Hornbill book, chapter number 1 of this is number 1 poem, that is Photograph, a photograph by Shirley Tolson. Shirley Tolson is the poet. Let's discuss about the title first. A photograph. If you think about photograph, what are the points comes in your mind? Photograph symbolizes memory. We used to see photographs in order to remember our past times, and it helps us to capture those memories in a pleasant manner. तो फोटोग्राफ एक सिंबल है यहाँ पे किसी के मेमोरी को कैप्चर करने के लिए। हम अपनी यादों को फोटोग्राफ में रखते हैं। आप सबका बचपन भी फोटोग्राफ में कैद किया हुआ होगा, जो आप लोग देखते हो अपने, जब आप 3-4 साल के थे, 5 साल के थे तो कैसे दिखते थे, आप क्या करते थे। तो हम जब उस फोटोग्राफ को देखते हैं, हमारे पास्ट फोटोग्राफ्स को, तो क्या होता है, हमारे दिमाग में वो सब यादें याद आ जाती हैं। स्लोली हमारा मन वहाँ चला जाता है और उस मेमोरीज को हम आंखों के सामने पिक्चराइज करने लगते हैं। So this is the purpose of the poet, to tell us the importance of photograph. A photograph always stands as a best friend of a person. If a person is lonely, if a person is missing someone, he always used to look at the photographs of that person. हम जिसे मिस करते हैं, जिसके बारे में अकेला महसूस करते हैं, जिसको याद करते हैं, जब मन बहुत भारी हो जाता है तब हम क्या करते हैं, उनके पिक्चर देखते हैं, उनके फोटोग्राफ्स देखते हैं। क्यों? इससे हमें वो यादें आ जाती हैं, हम अपने उन यादों को फिर से जी लेते हैं, अपने पास्ट को फिर से जी लेते हैं। Here in the poem of photographs, Shirley Tolson has given a tribute to her mother who is no more. ठीक है, तो उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, शी इज नो मोर। अपने माँ की यादों को ताज़ा करने के लिए, अपने मेमोरी को फिर से अपने माँ की तरफ, उन यादों की तरफ ले जाने के लिए उन्होंने ये पोम लिखा है, अपने माँ को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इट्स जस्ट लाइक अ ट्रिब्यूट। ओके, तो होता क्या है, एक कार्डबोर्ड है जो वॉल में लगा हुआ है, कार्डबोर्ड के ऊपर वो फोटोग्राफ पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो उस फोटोग्राफ को पोएट शर्ली टॉल्सन देखते हैं एंड शी रिमेम्बर्ड द पास्ट टाइम्स ऑफ हर मदर, उसकी मम्मी के पास्ट टाइम्स। ये फोटोग्राफ उस समय की है जब शर्ली टॉल्सन पैदा भी नहीं हुई थी, तब उसकी माँ की उम्र सिर्फ 12 साल की थी। उसी समय का एक फोटोग्राफ है जिसे शर्ली टॉल्सन देख रही हैं, और इसी के बारे में उन्होंने क्यों लिखा है, बिकॉज इन दिस फोटोग्राफ शी हैज सीन हर मदर लुक्स वेरी हैप्पी एंड शी इज एंजॉइंग द टाइम विथ हर कजन्स इन द बीच। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, जब कोई हॉलीडेज होता है तब वो लोग बीच में जाके, सी शोर में जाके या बीच में जाके एंजॉय करते हैं, वहाँ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ये वहाँ का एक तरीके का, बोल सकते हैं आप, सेलिब्रेशन का एक तरीका होता है। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं घूमने के लिए, वैसे वो लोग बीच में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वो उनके लिए एक पिकनिक की तरह ये होता है। तो ये फोटोग्राफ भी एक बीच का है जिसमें पोएट की माँ है, और क्योंकि उसकी माँ उस फोटो में बहुत सुंदर दिख रही है, बहुत खुश दिख रही है, उस खुशी से भरा हुआ पिक्चर को देख के पोएट खुद खुश होना चाहता है, अपनी माँ की खुशी को वो खुद महसूस करना चाहता है। इसी वजह से
उसने इसी फोटोग्राफ को सिलेक्ट किया। वो अगर चाहता तो अपने माँ के साथ क्लिक्स किए गए फोटोज को देख सकती थी और उसके ऊपर भी बेस करके वो कुछ लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने माँ के उस पास्ट के बारे में देखा जब उसकी माँ को उसने सबसे ज्यादा खुश देखा था। So let's start the poem. I thought you have understand the title and the theme of the photograph. The theme is to remember the past memory of her mother and to give her a tribute. So let's start the poem. Today in the first video I will just explain you the first stanza. After that, if you have any doubt, you can ask me in the WhatsApp and clear your confusion. See, the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. So, after reading the first stanza, students, we are finding that there are no rhyming scheme in this poem, and I have already told you before that a stanza which doesn't have any rhyming scheme is considered to be a blank verse or free verse. इसमें कोई rhyming scheme नहीं है students। इस poem में देखो was, paddling, hands, so कहीं पे भी rhyming नहीं हो रहा है, तो ये poem blank verse में लिखा हुआ है या free verse में लिखा हुआ है। Okay, let's start the first line. The cardboard shows me how it was. So the cardboard, here the cardboard symbolizes that picture, that photograph, that snapshot taken by the uncle of poet's mother. Okay, जो पोएट के मदर के अंकल ने एक फोटो क्लिक किया था वो एक कार्डबोर्ड में चिपका हुआ है, और उस फोटो को याद करते हुए पोएट अपना जो पास्ट है उसको रिट्रीट कर रही हैं, पोएट के माँ के पास्ट को रिट्रीट कर रही हैं और बोल रही हैं कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। तो कार्डबोर्ड ही मुझे सब कुछ दिखा रहा है, मुझे वो पास्ट को, मेरे मम्मी के उस पास्ट को दिखा रहा है। व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, जहाँ पे मेरे माँ के साथ दो गर्ल कजन्स पैडलिंग के लिए जा रही थी। वेंट मतलब पास्ट का इंसिडेंट है स्टूडेंट्स। व्हेन द टू गर्ल कजन्स, हियर टू गर्ल कजन्स मीन्स पोएट की माँ है और पोएट की माँ के साथ उसके दो कजन्स हैं जो गर्ल है। कजन्स बॉयज को भी कहा जाता है और गर्ल को भी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर गर्ल कजन्स का इस्तेमाल हुआ है। कजन्स का मतलब हम जनरली भाई और बहन को कहते हैं, लेकिन अगर सिर्फ कजन का इस्तेमाल होता तो इसमें ये क्लियर नहीं होता कि वो जो कजन थे वो मेल थे या फीमेल, इसीलिए उन्होंने गर्ल कजन्स का इस्तेमाल किया है। When the two girl cousins went paddling. Now what is paddling? You will find in the beach they play a sport. एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है, उसको पैर में वो लोग बांध देते हैं, फिर समुद्र में जाके खेलते हैं। ठीक है, तो इसी को पैडलिंग कहते हैं, इसी को पैडल कहते हैं। एक तरीके का स्पोर्ट होता है जिसको पैर में बांधते हैं। यू विल फाइंड अ रेक्टेंगुलर शेप। आई विल गिव यू द पिक्चर ऑफ पैडलिंग। इफ आई फाइंड अ पिक्चर आई विल सेंड यू इन द नोट्स व्हाट इज द पिक्चर, एक्चुअल रियल पिक्चर। तो एक तरीके का स्पोर्ट होता है, पैडलिंग को पैर में पहन लेते हैं, फिर ये उनको फ्लोट करने में मदद करते हैं। इट हेल्प्स देम टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, सो द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, दे are paddling in a state of paddling, each one holding one of my mother's hands. अब जो गर्ल कजन्स थे ये क्या किए थे,
दोनों ही पोएट के शर्ली टॉल्सन जो है उनके माँ के हाथों को पकड़े हुए थे. ओके, सो यू आर गेसिंग दैट पोएट्स मदर स्टैंड्स इन बिटवीन द टू गर्ल्स कजन्स. तो दोनों तरफ गर्ल्स कजन्स थे, बीच में कौन थे? पोएट की माँ. ठीक है. सो जो पिक्चर का डिस्क्रिप्शन है इसमें दिया जा रहा है, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दिस. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, माँ के हाथों को पकड़ी हुई हैं. एंड शी द बिग गर्ल, हु इज शी हियर? शी इज रेफर्ड टू पोएट्स मदर. पोएट की जो माँ है वो शी यहाँ पर उन्होंने कहा है. एंड शी द बिग गर्ल, मतलब दोनों में से सबसे बड़ी पोएट की माँ थी. पोएट की माँ बड़ी थी और उनके जो गर्ल कजन्स थी, जो बहन थी, वो उनसे छोटी थी. ठीक है. एंड शी द बिग गर्ल, some 12 years or so. Here the poet has mentioned the age of Tolson's mother, her mother. Tolson की जो माँ की क्या उम्र थी उस समय? 12 years or so. That means near about 12 years of age. ठीक है. तो it is normal that at that time Shirley Tolson was not born. तो उसके जन्म से पहले का ही ये फोटो है. ठीक है. All three stood still to smile through their hair. All three means here पोएट की जो माँ है और उसके जो गर्ल कजन्स है, तो तीनों क्या हैं? स्टिल खड़ी हैं. स्टूड का मतलब होता है, स्टूड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड स्टैंड. तो ऑल थ्री स्टूड स्टिल. स्टिल मतलब दे आर नॉट मेकिंग एनी मूवमेंट. जब हम क्लिक्स करते हैं, फोटो खींचते हैं, तब क्या होता है? हम कोई मूवमेंट नहीं करते हैं. अगर मूवमेंट करते हैं तो क्लिक्स अच्छा नहीं आती हैं. तो इसलिए वहां पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है. दोनों स्टिल हैं, तीनों ही स्टिल खड़ी हुई हैं. टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और उनके जो बाल है, समुंदर के पास में वो लोग हैं, तो इतना सुंदर हवा दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनके वो भी स्माइल कर रही हैं, तीनों गर्ल्स कजन्स, और उसकी माँ भी स्माइल कर रही है. उसके साथ साथ उनके हेयर भी स्माइल कर रहे हैं. हेयर का स्माइल करने का मतलब यहाँ है कि उनके जो बाल हैं, उनके जो मम्मी और उनके जो गर्ल कजिन्स के जो बाल हैं, वो इधर उधर हवा में मूवमेंट कर रहे हैं, विच सीम्स टू बी वेरी स्वीट. ठीक है. सो हियर यू कैन नॉट स्माइल थ्रू हेयर. हेयर के माध्यम से आप कभी स्माइल नहीं कर सकते, लेकिन पर हेयर का स्माइलिंग मतलब देयर हेयर्स आर शाइनिंग. उन लोग तीनों के ही हेयर शाइनिंग कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है, ऐसे हवा में ऐसे उड़ रहे हैं बाल, कि ऐसा लग रहा है कि उनके फेशियल स्माइल के साथ साथ उनके हेयर भी स्माइल कर रहे हैं. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा. अंकल, पोएट की जो माँ है, उसके जो अंकल है, वो कैमरा को पकड़े हुए हैं, मतलब वही इस पिक्चर को क्लिक की थी. ठीक है. सो द अंकल इज स्टैंडिंग एंड he was ready to click the photo, and all the girls, that means 3 of them, stood still there and they are smiling, both with their faces and with their hair. Okay. At the uncle with the camera, a sweet face, my mother's. The poet is explaining that my mother was looking very sweet in that picture. ठीक है. उन्होंने ज्यादा स्ट्रेस अपने माँ की तरफ दिया है, क्योंकि माँ के साथ उनका इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा है. इसलिए उन्होंने बताया है कि मेरी माँ का जो फेस था वो बहुत स्वीट लग रही थी. अ स्वीट फेस. माई मदर्स मतलब मेरी माँ की जो चेहरा था वो खिल रही थी उस समय, और बहुत सुंदर लग रही थी. ठीक है. अ स्वीट फेस, माई मदर्स. दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. This photo was clicked before I was born. That means at that time Shirley Tolson was not born in this was not came in this world. Okay. And the sea, which appeared to have changed less, washed their terribly transient feet. Now in the last 2 lines, the poet is expressing her grief. वो थोड़ा दुख महसूस करने लगती हैं. होता है ना, जब हम किसी फोटो को देखते हैं, उनके पॉजिटिव फीलिंग के साथ हमारे मन में
नेगेटिव फीलिंग्स भी आते हैं। तो पोएट के मन में पॉजिटिव फीलिंग्स आया, क्या क्या पॉजिटिव फीलिंग्स आया, क्या क्या खुशी के पल थे, वो उन्होंने याद किया। अब उसको याद करते हुए उनका जो सोच है, उनका जो फ्लो है, वो अब थोड़ा सैड और मिलेंकोलिक टोन में जा रहा है। हाँ, अब वो समुंदर के बारे में कुछ बताने लगा कि एंड द सी व्हिच अपीयर टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, दैट द सी हैज नॉट चेंज इट्स नेचर। सी ने अपना नेचर चेंज नहीं किया। अगर हम उस बीच पे आज जाएं तो वैसा का वैसा ही पाएंगे, लेकिन क्या हमें नहीं मिलेगा, क्या उन्हें नहीं मिलेगा? उसकी माँ और उनके गर्ल कजिन्स की फीट, पैरों के निशान, वो नहीं मिलेंगे। वो क्या हो गया है? वो वॉश हो गया है, वो पानी में बह गया है। अब वो लकीरें, उनके माँ की जो फीट के जो प्रिंट्स हैं, फुट के जो प्रिंट्स हैं, वो उन्हें वहां नहीं मिलेंगे। तो ये दो लाइन के माध्यम से पोएट इज एक्सप्रेसिंग द थीम ऑफ द पोएम। दैट व्हाट इज द थीम? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया? दैट ह्यूमन बीइंग्स आर पेरिनियल, ओके, whereas that means जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो मरणशील हैं, उनकी एक बार मृत्यु होनी है। बट नेचर और सी इज ऑलवेज इमॉर्टल, ओके। तो ये हमें ये दिखाता है कि नेचर के सामने हम सब छोटे पड़ जाते हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट द लॉ ऑफ नेचर। एंड व्हाट इज द लॉ ऑफ नेचर? If a person is taking birth, he has to die once upon a time. जो आता है इस पृथ्वी में उसे जाना पड़ता है, उसकी मौत होती है, उसकी फिजिकल डेसोलेशन होती है, ये कंपलसरी है। और इसके सामने हम लोगों को ये बस सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है। हम जितने भी रोएं या उसको लेके अपना मन खराब करें या डिप्रेशन में चले जाएं, लेकिन ये सच कभी नहीं बदलता है। ट्रूथ नेवर चेंजेस। सो व्हाट इज द ट्रूथ? दैट नेचर इज पेरिनियल, whereas human beings are transient. They are transient, they are mortal. So the poet at the end of the two lines, this is very important two lines, students, that the sea has not changed its nature, it's remained the same, but the sea has washed, wiped out the transient feet. Transient का मतलब ही होता है जो टेम्पोररी होता है, ठीक है। टेरिबली, अब टेरिबली क्यों कहा गया है? क्योंकि पोएट के लिए उसकी माँ की जो फीट है वो बहुत स्पेशल है, लेकिन जब वो वॉश हो जाती हैं, वो जब साफ हो जा रहा है, तो उसके लिए ये एक टेरिबल फीलिंग है। वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि उसकी माँ की कोई निशान वो ना रहे, वो खराब हो जाए। तो इसीलिए उसको स्ट्रेस देने के लिए ट्रांजिएंट को, इमॉर्टलिटी को, इंसान का जो मॉर्टेलिटी है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पोएट ने टेरिबली का इस्तेमाल किया है। द वर्ड टेरिबली हैज बीन यूज्ड। मतलब ये जो भयंकर, टेरिबली मतलब भयंकर, ट्रांजिएंट वास्तव जो है, जो मॉर्टेलिटी है, ये हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो हियर द पोएट इन द फुल स्ट्रैंजा हैज एक्सप्लेन हर फीलिंग फॉर हर मदर, her passion and love for her mother, and also the truth of life. She has explained that there is no way rather than to accept that her mother is no more and her feet in the sea has been washed. Though the sea remains the same, you will not find any change in the sea. If you go to the beach, you will find the same sea, the same environment. But what's changed? That feet is no more. Her mother is no more. So if she wants to go through that memory, she can go, but she cannot bring back
her mother in her life. But through the help of poetry, she can immortalize her mother. इस पोएट्री के माध्यम से वो क्या कर सकती हैं? अपने माता को, अपने मम्मी को, अपने माँ को इमॉर्टल कर सकती हैं, वहां वो उन्हें जिंदा रख सकती हैं. देखो हम सब रीडर्स हैं, हम सब जब भी पढ़ रहे हैं तो शर्ली टॉल्सन के माँ के बारे में पढ़ रहे हैं और इसी के माध्यम से उसकी माँ अमर बन के रहेगी. सभी रीडर्स उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, उनके मेमोरीज के बारे में जान रही हैं. तो पोएट का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, अपने मम्मी को इमॉर्टलाइज करना. और वो इमॉर्टलाइज करने का तरीका क्या है? पोएट्री, लिटरेचर. लिटरेचर ऑलवेज कीप्स द मेमोरी इंटैक्ट. Okay, I hope you have understood. The friends of students, if you have any kind of doubt, you can ask me on the WhatsApp. और एक बात, जो ये वीडियोस देखे हैं उसे अपना नाम, अपना क्लास सेक्शन और सब्जेक्ट ये लिख के कमेंट करना पड़ेगा. You have to mention your name, class and section that you have seen the video. यही तो आपके लिए अटेंडेंस है. सो यू हैव टू गिव द अटेंडेंस. रेगुलर अटेंडेंस इज कंपल्सरी स्टूडेंट्स. जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं उस पे आपको अटेंडेंस देना है. नाउ लेट्स गो टू द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा. सी द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज. नाउ कार्डबोर्ड जो वर्ड है, ये कार्डबोर्ड किसी और चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं. हियर कार्डबोर्ड symbolizes photograph. So the cardboard shows, in cardboard you will find here allusion. Allusion क्या होता है? जब कोई चीज किसी और चीज को सिंबलाइज करता है. जैसे यहाँ पर कार्डबोर्ड फोटोग्राफ को सिंबलाइज कर रहा है. So this is an example of allusion. When the two girl cousins went paddling, so when the two girl cousins went, W sound is repeating here, so you will find when and went. You will find alliteration, repetition of consonant sound. But the two में alliteration नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि the में the sound का इस्तेमाल होता है, to में t sound का इस्तेमाल होता है. तो जहां पर साउंड रिपीटेशन नहीं होगा तब तक वो एलिटरेशन नहीं होगा. ये आप लोग गलती नहीं करना कि अगर टी है दो बार तो टी मतलब ही वो रिपीट कर रहा है तो एलिटरेशन हो गया. ऐसा नहीं होता है. एलिटरेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, नॉट कॉन्सोनेंट अल्फाबेट. कॉन्सोनेंट साउंड्स के ऊपर बेस करके. तो वेन और वेंट दोनों में वो साउंड का रिपीटेशन हो रहा है. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन. ओके. ईच वन होल्डिंग ऑफ माई मदर्स हैंड. There is no. Now see, each one holding one. So one word has been repeating two times. Each one holding one. So in one you will find a literary device, poetic device, that is repetition. One में repetition है. And she the big girl, some 12 years or so. तो and फोर्थ लाइन में रिपीट कर रहा है स्टार्टिंग में, और लास्ट सेकेंड लाइन में देखो एंड का रिपीटेशन हो रहा है, एंड द सी. तो मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी जब आप लोग क्लास 10 में पढ़ रहे थे कि जब कोई वर्ड स्टार्टिंग में रिपीट होगा, देखो फोर्थ लाइन में एंड का इस्तेमाल हुआ है और सेकेंड लास्ट लाइन में एंड का इस्तेमाल हुआ है, एंड द सी. तो जब स्टार्टिंग में वो दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं उसको हम कहते हैं एनाफोरा. रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड more than one time in a stanza is called anaphora. So this is an example of anaphora. And she the big girl and the sea. Okay. All three stood still to smile. Now stood still to smile. Sir sound is repeating here. So you will find stood still smile. You will find alliteration. At the uncle with the camera, a sweet face. My mother, my mother. Ma sound is repeating here in my mother. So this is also an example of alliteration. My mother. That was before
I was born. Now was is repeating 2 times here. So in was you will find the repetition that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient feet. Terribly transient में ट साउंड रिपीट कर रहा है, तो वो क्या है? एलिटरेशन है. और टेरिबली ट्रांजिएंट जो है, टेरिबली ट्रांजिएंट में ट्रांसफर एपिथेट नाम का एक पोएटिक डिवाइस है स्टूडेंट्स. आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज ट्रांसफर एपिथेट. एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव. व्हेन एन एडजेक्टिव इज इंजेक्टेड इनटू अ नाउन and it changes the whole meaning of the noun, it is called transferred epithet. जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के ऊपर पढ़ के उस नाउन का मीनिंग पूरा चेंज कर देता है, उसे हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं. जैसे आई हैड अ स्लीपलेस नाइट. अगर मैं कहूं आई हैड अ स्लीपलेस नाइट, तो नाइट रात्रि तो कभी स्लीपलेस नहीं होता, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया है कि वो स्लीपलेस है, इसीलिए वो नाइट का मीनिंग चेंज कर दे रहा है. नाइट वहां पर रात्रि नहीं हो रहा है, एक मेमोरी हो रहा है जो तुमने जाग के गुजारा, स्लीपलेस. सो ट्रांसफर एपिथेट मीन्स व्हेन अ नाउन पोर्ड इनटू अ एडजेक्टिव एंड इट चेंज द मीनिंग ऑफ द नाउन. देखो इसमें भी वही है, टेरिबली हियर एक्ट्स एज अ एडजेक्टिव एंड ट्रांजिएंट इज एक्टिंग एज अ नाउन. ठीक है, तो ट्रांजिएंट कभी टेरिबल नहीं होता. ट्रांजिएंट मतलब मॉर्टेलिटी, तो ये तो नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पर पोएट ने उसको टेरिबल कहा है. इसलिए टेरिबल कहा है क्योंकि नेचर, ये जो नेचर है, ये किसी को अपने पास नहीं रखता है. ये भयानक है, ये भयंकर है, ये इंसानों को खत्म कर देता है, उसकी कोई निशानी नहीं रखती है. ठीक है, इसी को स्ट्रेस करने के लिए, इस ट्रुथ को फोर्सफुली समझाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए पोएट ने टेरिबली ट्रांजिएंट का इस्तेमाल किया है. ठीक है, तो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. यहां पर और एक है, ट्रांजिएंट फीट में मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि फीट हैज बीन कंपेयर्ड. यहां पर पैरों को किसके साथ कंपेयर किया गया है? ट्रांजिएंट के साथ, मॉर्टल के साथ, कि वो मरणशील है. जो फीट है ये मॉर्टल है. ठीक है, फीट कभी जिंदा नहीं रहता. तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दैट टेरिबली ट्रांजिएंट में ट्रांसफर एपिथेट है, और ट्रांजिएंट फीट में 2 पोएटिक डिवाइस है. एक है मेटाफर जो मैंने आपको बताया, पैरों को कंपेयर किया जा रहा है मॉर्टेलिटी के साथ, और एक है पोएटिक डिवाइस जिसे कहते हैं सिनेक्डोकी. SYNECDOCHE, सिनेक्डोकी. ट्रांजिएंट फीट में सिनेक्डोकी भी है, क्योंकि यहां पर फीट किसको सिंबलाइज कर रहा है? एक इंसान को सिंबलाइज कर रहा है. पार्ट फॉर द होल. फीट एक पार्ट है, बॉडी का पार्ट है, जो पूरे एक इंसान के स्ट्रक्चर को सिंबलाइज कर रहा है. तो सिनेक्डोकी वही होता है जिसमें पार्ट फॉर द होल को सिंबलाइज करता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं दैट फेटल फिंगर डिस्ट्रैक्टेड द मॉन्यूमेंट. फेटल का मतलब होता है खतरनाक. वो खतरनाक उंगली ने उस मॉन्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया. तो मैं उंगली तो कभी डिस्ट्रॉय नहीं करता है इंसान, तो मैंने एक पार्ट का इस्तेमाल किया उस इंसान को समझाने के लिए. तो उसने अपने उंगली से जो शूट किया उससे डिस्ट्रॉय हो गया एक मॉन्यूमेंट. तो पार्ट फॉर द होल, जब हम किसी पार्ट का इस्तेमाल करते हैं पूरे होल फिगर को समझाने के लिए, उसे हम सिनेक्डोकी कहते हैं. तो इसमें टेरिबली ट्रांजिएंट फीट में फीट एक इंसान के पैरों के बारे में ही बताया जा रहा है, इंसान को बताया जा रहा है. तो इसलिए ट्रांजिएंट फीट में मेटाफर भी है, कंपैरिजन भी है, और सिनेक्डोकी भी है. Don't worry students, I will also give you the notes regarding this. I will give the explanation. Just you have to understand. Today you have to read the poem, the first stanza, and if you have any doubt, you have to ask me.
That's all for the explanation, students. Tomorrow I will explain the second and the last part of the poem. Thank you, students.